Do you think there is a slight importance of public speaking in day-to-day life? हर जगह, हर किसी के लिए. It is very important how you speak. That your mother wanted you to be an IAS officer. Then आपने ये career path choose किया, आप इंदौर आए, and then you took a bold move कि नहीं, I want to be an RJ. पता नहीं सब बस होता चला गया था और मेरी लाइफ में जो जो हुआ है और जो हो रहा है और जो आगे भी होगा, मुझे तो लगता नहीं है कि मैंने कुछ करा. I have so much gratitude towards God. तो relationships, self-respect और adjustment, ये सब एक woman को obviously relationship में करना ही पड़ता है. Not only women, even men has to do the same. So are there any tips which you would like to give women? Because अब तो ऐसा होता है कि अरे यार बस साथ रह ले, मैं तो सब कर जाऊँ. It is very good कि आप किसी के लिए समर्पित हो. जी, आप devoted हो. मगर साथ में इम्पॉर्टेंट है कि आपके समर्पण का सामने वाला रिस्पेक्ट कर रहा हो. डू यू थिंक इम्पॉर्टेंट होता है कंफर्ट जोन से निकलना? कंफर्ट जोन बिल्कुल होता है और मुझे लगता है कि यू कैन ओनली ग्रो वंस यू लीव योर कंफर्ट जोन. आजकल ऐसा होता है कि इफ मैं एफर्ट्स कर रही हूँ तो आई वुड ऑल्सो वॉन्ट कि सामने वाला भी एफर्ट्स करे, राइट? बट हो सकता है कि उससे एफर्ट सामने वाला ना कर रहा हो तो मैं भी करना वो बंद कर दूंगी. ऐसा नहीं हो सकता. हर रिलेशनशिप में, जैसे हमने पहले ही बात की, कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है. हर कहानी एक आवाज़ से शुरू होती है और कुछ आवाज़ सिर्फ सुनाई नहीं देती, वो लोगों को महसूस होती हैं. आज हमारे साथ है एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने रेडियो के थ्रू, स्टेज के थ्रू और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू लाखों लोगों के दिल तक बात पहुंचाई. फॉर्मर रेडियो जॉकी, अवार्ड विनिंग स्टोरी टेलर, मोटिवेशनल स्पीकर, पर सबसे पहले एक इंसान जिन्होंने अपनी आवाज़ को अपनी ताकत बनाया. जबलपुर से इंदौर तक का सफ़र, पर्सनल सेटबैक से लेकर प्रोफेशनल हाइस तक, हर एक फेज में एक ही चीज़ कांस्टेंट थी, कंसिस्टेंसी और करेज. प्लीज़ वेलकम मिस विनी. सो वेलकम मैम. हाउ इज़ योर डे गोइंग? लाइक अदर डेज मेरा दिन बहुत अच्छा जा रहा है और आज आपके साथ बैठकर मुझे लगता है कि कुछ और खास होने वाला है. Okay, so I'll move on to the very first fresh question. तो पब्लिक स्पीकिंग और स्टोरी टेलिंग आपका एक प्रोफेशन है, तो वो आगे जाते जाते आपका एक पहचान बन गई. So do you think there is a slight importance of public speaking in day-to-day life, और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है स्किल? आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल. भले आप कुछ भी क्यों ना करते हो. आपको याद होगा जब हम स्कूल में भी थे या क्लास में भी थे, किसी टीचर से कोई रिक्वेस्ट करना होता था तो सारे बच्चे नहीं कर पाते थे. कोई एक बच्चा होता था, तू बोल दे, जाके तू बोल दे. क्यों? उसमें क्वालिटी होती है पब्लिक स्पीकिंग की. अपने ग्रुप में वो बच्चा मैं थी कि यार कुछ रिक्वेस्ट करनी है, तू बोल दे, हमें एक पीरियड फ्री चाहिए, जाके टीचर से तू बोल दे. तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है जिससे आप में ये एबिलिटी होती है कि आप सामने वाले को कन्विंस कर सको. बात एक ही होती है लेकिन बोलने के तरीके अलग अलग होने की वजह से किसी की बात पर लोग नाराज हो जाते हैं और किसी से इम्प्रेस हो जाते हैं. तो मुझे लगता है कि हर जगह, हर किसी के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू स्पीक. Okay, so I read somewhere that when you were 6 years old, you got the chance to speak somewhere publicly, right? So at that time, did you realize that this can be a coping mechanism of mine? 6 साल की उम्र में कुछ नहीं समझ में आता. मेरी मॉम ने मुझे हमेशा बहुत मोटिवेट करा टू पार्टिसिपेट इन ईच एंड एवरीथिंग. सब कुछ करो, फिर वहीं से हमें पता चलता है कि हमें इस काम में मज़ा आ रहा है. तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को सब कुछ करना चाहिए और ट्राई करना चाहिए. और मैंने भी बस, मम्मी ने कहा जाकर बोल दो. उतनी छोटी उम्र में शायद डर भी नहीं लगता. ठीक है, जाना है, बोलना है, आ गए. तो तब तो बिल्कुल भी नहीं पता था. लेकिन हाँ, मुझे देखकर बहुत सारे दूसरे लोगों को ऐसा ज़रूर लगा था कि हाँ मैं अच्छा बोल सकती हूँ या इस फील्ड में कुछ कर सकती हूँ. हाँ जी. ओके, सो माय वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो अराउंड स्पीकिंग ओनली, कि हाउ डू यू थिंक कम्युनिकेशन, जैसे पब्लिक स्पीकिंग है तो उससे ही निकल के आता है आपका कम्युनिकेशन, तो ये कम्युनिकेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन, हाउ डू यू थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट इन टू द डेली लाइव्स, द रिलेशनशिप्स, द फ्रेंडशिप्स एक्सेट्रा? सेम, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि आप कहीं भी हो, अपनी बात को प्रेजेंट करने का सही तरीका इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे कि आपने कहा कि मैं एक स्टोरी टेलर हूँ, तो एक छोटी सी स्टोरी से आपको समझाती हूँ कैसे ये इम्पोर्टेंट है. एक राजा था, उसने कहा कि यार मैं ना मेरा भविष्य जानना चाहता हूँ, मेरा फ्यूचर कैसा होगा. तो किसी बड़े ज्योतिषी को बुलाया जाए.
वहाँ के सबसे बड़े ज्योतिषी को बुलाया गया और उसने कहा कि मुझे तो लग रहा है कि आप बड़े अभागे हैं। आपकी कुंडली में देखकर लग रहा है कि आपका पूरा परिवार आपसे पहले खत्म हो जाएगा। उसने कहा इसको मृत्यु दंड दो, इसने कितनी गलत बात की मेरे परिवार के बारे में। किसी और अच्छे ज्योतिषी को बुलाओ। दूसरा ज्योतिषी आया और उसने कहा अरे राजा जी, आप तो बहुत ही धन्य भाग्य लेकर पैदा हुए हैं। आपको पता है आपके पूरे कुल, आपके पूरे खानदान में सबसे अधिक आयु आपकी है। राजा खुश। अब तुम बताओ क्या दोनों बातों में कोई अंतर है? एक ने कहा तुम्हारे परिवार के सारे लोग तुमसे पहले मर जाएंगे और दूसरे ने कहा तुम्हारे पूरे खानदान में सबसे ज्यादा आयु तुम्हारी। दोनों का मतलब सेम था, लेकिन दोनों का कम्युनिकेशन का तरीका अलग था। और उससे एक को मृत्युदंड मिल गया और एक को हीरे जवाहरात मिल गए। तो दिस इज द पावर ऑफ कम्युनिकेशन, कि आप सही तरीके से अपनी बात को किसी तक पहुंचा सको तो आप दुनिया जीत सकते हो। ओके, सो जो बडिंग आर्टिस्ट होते हैं, जो आरजे होते हैं, तो उनमें जैसे कोई भी ये स्किल हो गया, कम्युनिकेशन तो है ही है। सो ऐसी क्या मेन 3 क्वालिटीज़ होनी चाहिए उन लोगों में कि यू कैन बी अ गुड आरजे? अगर पर्टिकुलरली आप आरजे की या किसी ऐसी पब्लिक स्पीकिंग फील्ड की बात करो तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी एबिलिटी होनी चाहिए कॉन्फिडेंस। ओके। और आप अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आप हर सिचुएशन को हैंडल कर पाते हो। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है दैट इज स्पॉन्टेनिटी। यस। इफ यू आर आस्किंग मी समथिंग, मुझे आंसर देना आना चाहिए। यस। किसी सिचुएशन में पड़ जाओ, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग में आप स्टेज पर हो, सामने से कोई भी स्थिति आ सकती है। यस। एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हो सकती है, कोई एंकर इवेंट को होस्ट कर रहा है, जैसा प्लान करा था वैसा नहीं हो रहा, आर्टिस्ट लेट हो गया, जनता वहां से टमाटर फेंकने लग गई, तो उसे भी आपको ही हैंडल करना पड़ेगा। तो आपके अंदर उतना वाइज आपको होना पड़ता है कि आप स्पॉन्टेनिटी के साथ कैसे लोगों को एंटरटेन कर सको, प्लस अपनी ऑडियंस को भांपना, समझना कि इन्हें क्या सुनना है, इन्हें क्या अच्छा लगेगा। आप उस हिसाब से कंटेंट डिलीवर कर सको, उनको एंटरटेन कर सको, प्लस उनको बांधे रख सको कि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। यस। सो इसी क्वेश्चन में से यू थिंक कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में देयर इज अ थिन लाइन? अरे मेरे को तो लगता है मोटी सी लाइन है। लोगों को दिखाई क्यों नहीं देती पता नहीं, बट कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है वो आपके लिए नेगेटिव बन जाता है, वहीं कॉन्फिडेंस आपके लिए सारे दरवाजे खोल देता है। ओवर कॉन्फिडेंस से लोगों को आप ऑफेंड कर सकते हो। एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है कि बहुत आसानी से हमें खुद समझ में आता है कि कहाँ हम कॉन्फिडेंट हैं और कहाँ हम ओवर कॉन्फिडेंट हैं। बट मैम कई लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें ओवर कॉन्फिडेंस ही ले डूबता है। हाँ, ये हर किसी को ले डूबता है। आपके एक्सपीरियंस में कभी भी कुछ ऐसा हुआ हो कि आपने किसी को देखा हो कि ओवर कॉन्फिडेंस में दे? हाँ, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी होगा जिसने ऐसे लोगों को नहीं देखा होगा, क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं जो इस लाइन को नहीं देख पाते हैं, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच की, और वो अपने साथ गलत कर लेते हैं। हम यहाँ उनका एग्जाम्पल तो नहीं दे सकते बहुत लोग फॉर ऑब्वियसली। So moving to your career choices, as a vice researcher, I would like to ask you a question that your mother wanted you to be an IAS officer, right? Then आपने ये career path choose किया, आप इंदौर आए, and then you took a bold move कि नहीं, I want to be an RJ. हाँ, of course आपकी उस समय उतनी सैलरी नहीं रही होगी। So वो जो आपका पर्सनल कॉलिंग था, प्रोफेशनल कॉलिंग था, आपने पेरेंट्स को कैसे समझाया? I want to know that frame of yours. यार पता नहीं, सब बस होता चला गया था, और मेरी लाइफ में जो जो हुआ है और जो हो रहा है और जो आगे भी होगा, मुझे तो लगता नहीं कि मैंने कुछ करा। आई हैव सो मच ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स गॉड। अपने आप अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, बस उनको मैंने निभाया अच्छे से है, ये ज़रूर बात है। तो ऐसे ही मैंने सोचा तो नहीं था कि मैं आरजे बनूंगी, उसके लिए मैंने MBA नहीं करा था। मेरा कैंपस प्लेसमेंट भी एक दूसरी कंपनी में ही हुआ था। मगर somehow a friend got selected in a radio station for a marketing position. I said मेरा ऑडिशन करा दे। और उसने भी बोला और हो भी गया और सिलेक्शन भी हो गया।
तो बस फिर मज़ा आ गया। आपका फर्स्ट ऑडिशन में ही हुआ था, right? हाँ, मेरे फर्स्ट ऑडिशन में मेरा सिलेक्शन हो गया और जॉब मिली। तो जो मेरी कैंपस प्लेसमेंट वाली जॉब की सैलरी थी उससे आधी भी नहीं थी इसमें। मैंने कहा नहीं, मैं तो यही करूँगी। बस एज भी इतनी कम थी कि सैलरी बहुत मैटर नहीं करती थी, और बस जिसमें मज़ा आ रहा है वो करेंगे, और बहुत ज़्यादा शायद इतना दिमाग ही नहीं लगाया, एंड आई गॉट इनटू दिस। Okay. So, when you moved ahead in your journey, so आपका फिर से चीज़ों को दोबारा से स्टैंड करना, फिर से वापस से चीज़ें बिल्ड करना, तो उस फेज ने आपको एग्जैक्टली क्या सिखाया था? मुझे लगता है कि यार हर चीज़ को सिर्फ एक फेज ही की तरह समझना चाहिए हमको, क्योंकि नथिंग इज़ परमानेंट। आपके साथ आज अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि हमेशा अच्छा ही होता रहेगा, कुछ बुरा हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि हमेशा बुरा ही होता रहेगा। लेकिन इतना खुद को समझाना पड़ता है कि ये एक फेज़ है। साथ में खुद को ये समझाना पड़ता है कि अगर ये चीज़ मुझे अभी नहीं मिली, मतलब ये मेरे लिए अभी अच्छी नहीं थी। ओके। और जिस दिन हमें ये बिलीव आ जाता है ना, तो फिर हम हर फेज़ को बहुत अच्छी तरह से पार कर लेते हैं, और वी जस्ट गो विद द फ्लो। सो एट टाइम्स आपको शायद से ये लगता होगा, यार दिस इज जस्ट टू मच ऑन मी, आई थिंक आई शुड गिव अप, मे बी आप डीमोटिवेटेड होते होंगे। हाँ, हर किसी के मन में ऐसे ख्याल आते हैं, मगर मुझे तो कहीं से अंदर से एक आवाज़ आ जाती है। जैसे ही मैं अपने बारे में या अपनी कंडीशंस के बारे में कुछ बुरा बोलती हूँ, तुरंत मुझे एक सेकंड चॉइस, वो देखा ना आपने फिल्मों में, टीवी में, आईने में से एक जन बोलता है ना, वैसा आई गेट दैट साउंड कि नहीं यार, यही सही है। अगर ये हो रहा है मतलब ये ही सही है, तो इसके साथ चलना है हमें बस। एंड दैट्स द वे टू लिव लाइफ, क्योंकि सब कुछ हमारे मन का नहीं होता, और जो हमारे मन का नहीं होता है वो भगवान के मन का होता है। एग्जैक्टली। सो उस टाइम पे आपके मेंटर्स और आपके पेरेंट्स का आपका काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट था। सो ऑब्वियसली दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव योर लव्ड वंस नियर यू, जब आपको काफ़ी ज़रूरत हो। सो इज़ देयर एनीथिंग विच यू मिस्ड कि यार काश उस टाइम पे मैं ये कर लेती तो आज ये ना होता? नहीं, मुझे कभी कोई रिग्रेट नहीं होता। हाँ। और मुझे नहीं लगता कि कुछ भी नहीं करा या कुछ भी क्यों कर लिया। मुझे लगता है कि जब जब जो जो होना था तब तब वो होता है, और तब तब वो हुआ। हैव यू एवर हर्ड कि राम जी ने कहा हो कि अरे यार, सीता ने उस दिन हिरण क्यों मांग लिया यार, काश नहीं मांगा होता, काश मैं नहीं गया होता। तो ऐसा नहीं होता ना, जिस चीज़ को होना है, जिस घटना को घटित होना है, वो अपना रास्ता बना लेगी, और वो तो हो ही जाएगी। Yes. इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने वो फेज़ निकाला कैसे, तो वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने बहुत स्ट्रांगली किसी फेज़ को निकाला है, मुझे लगता है हर चीज़ आपको कुछ सिखाने और बनाने के लिए आती है। Yes. आज आप यहाँ बैठी हो तो आपके पास्ट में अच्छा बुरा जो कुछ हुआ उसकी वजह से। Exactly. आज मैं यहाँ पर हूँ तो मेरे साथ अच्छा बुरा जो हुआ उसकी वजह से। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। ओके। सो रिलेशनशिप्स, सेल्फ रिस्पेक्ट और एडजस्टमेंट, ये सब एक वुमेन को ऑब्वियसली रिलेशनशिप में करना ही पड़ता है। नॉट ओनली वुमेन, इवन मेन हैज टू डू द सेम। सो आर देयर एनी टिप्स विच यू वुड लाइक टू गिव वुमेन? बिकॉज अब तो ऐसा होता है कि अरे यार बस साथ रह ले, मैं तो सब कर जाऊंगी। बहुत अलग अलग सिचुएशंस होते हैं वंशिका। कहीं पर कोई बिल्कुल भी एडजस्ट करने को तैयार नहीं होता, और कहीं इतना एडजस्ट कर लेते हैं कि यार यू फॉरगेट योरसेल्फ। यस। मगर हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। इट इज़ वेरी गुड कि आप किसी के लिए समर्पित हो जी, आप डिवोटेड हो, मगर साथ में इम्पॉर्टेंट है कि आपके समर्पण का सामने वाला रिस्पेक्ट कर रहा हो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको समझ में आ जाता है अगर तुम किसी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो, लेकिन वो तुमसे कुछ भी करवाने को तैयार नहीं होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि मैं इसे यहाँ तक तो करा सकता हूँ, लेकिन यहाँ लेके नहीं जा सकता। इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। द मोमेंट यू फील कि सामने वाला उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है, या वो समझ रहा है कि यार ये तो कुछ भी कर लेगी तो उससे कुछ भी करवा लो, देयर यू शुड स्टॉप और एटलीस्ट पॉज एंड मेक देम अंडरस्टैंड कि भाई ये लाइन है, यहाँ तक तो होगा, इसके आगे नहीं होगा। क्योंकि जब तक आप लाइन ड्रॉ नहीं करोगे ना, तो कई बार सामने वाला ना चाहते हुए भी उस चीज़ को मिसयूज करने लग जाता है। Yes. यार शी विल डू एवरीथिंग फॉर मी, तो डू एवरीथिंग फॉर हिम, बट साथ में ज़रूर आपके आंखें खुली होनी चाहिए टू रियलाइज कि सामने वाला क्या कुछ भी करवाने को तो नहीं तैयार है ना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो व्हेन डू वी रियलाइज एग्जैक्टली कि दिस इज द लाइन? इससे ज़्यादा आपको समझ में आता है कि यार
यहाँ पर मेरी रिस्पेक्ट जारी है, ये चीज मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए सही नहीं थी और सामने वाला कुछ नहीं बोला, वहां गलत है। ओके है ना, हो सकता है लव कभी ऊपर नीचे हो जाए मगर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए। और सेल्फ रिस्पेक्ट हर किसी की होती है, एग्जैक्टली हर किसी की होती है, आपके सर्वेंट की भी होती है, छोटे से बच्चे की भी होती है, वाइफ की, गर्लफ्रेंड की तो होती है। तो द मोमेंट यू फील कि यार आई एम लूजिंग माई सेल्फ रिस्पेक्ट, तो भाई वो दैट इज नॉट वर्थ इट, नॉट एट ऑल। ओके सो मेन और वुमेन का जो एक ब्रेकअप या फिर सेपरेशन हैंडल करने का तरीका होता है वो दोनों का अलग अलग होता है, राइट? सो आप दोनों के पर्सपेक्टिव से अगर देखें, सो हाउ डू यू थिंक दे हैंडल थिंग्स? मैं इसे मैन और वुमेन से तो नहीं कह सकती, मगर हर रिलेशनशिप में कोई एक होता है जो ज़्यादा प्यार कर रहा होता है, जो ज़्यादा डिवोटेड होता है, जो बहुत ज़्यादा सच्चा और प्योर होता है, और दूसरा व्यक्ति उसके ज़्यादा प्यार की वजह से उसे फॉर ग्रांटेड लेने लगता है। तो जो ज़्यादा डिवोटेड है, इनिशियली ऐसा लगता है कि शायद वो सफ़र कर रहा है, मगर आगे जाकर आपको दिखेगा कि वो काम और कंपोज्ड है, क्योंकि उसके मन को पता है कि यार मैंने अपना 100% दिया। उसे ये रिग्रेट नहीं होता कि काश मैं ये और कर देता या कर देती तो मेरा रिलेशन बच जाता। उसे पता है कि मैंने मेरा 100% दिया, उसके बाद रिलेशन नहीं चला। लेकिन वो व्यक्ति जो फॉर ग्रांटेड ले रहा था, उसे लेटर रियलाइज होता है कि यार मेरी तरफ से कमी रह गई, तो शायद उसके लिए ही हैंडल करना लेटर डिफिकल्ट होता है। तो यू गिव योर 100%, फिर रिलेशनशिप चले या ना चले। Okay. So you always say that you should give second chances to the relationships, right? So how do you genuinely realize कि सामने वाला आपका जो भी पार्टनर है वो चेंज हुए हैं कि नहीं? सी ये बड़ा वायरल मेरा कमेंट हो गया, गिव अ सेकंड चांस टू योर रिलेशनशिप, एंड मेनी पीपल आर कनेक्टिंग दिस विथ चीटिंग। Exactly. I am not saying give a second chance to a cheater, Yes. but give a second chance to your relationship जो किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से टूट गए। बहुत सारे रिलेशनशिप किसी थर्ड पर्सन की वजह से, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से टूट जाते हैं। कुछ नहीं तो ईगो ही आ जाता है बीच में, और इस ईगो की वजह से आप अलग हो जाते हैं। और जब आप अलग होते हो तो कुछ समय बाद रियलाइज होता है कि यार ये मैंने गलत किया, उसे लगता है मैंने गलत किया। इन सच केसेस यू शुड गिव सेकंड चांस। व्हेन यू बोथ रियलाइज कि यार हम कुछ बेहतर करते तो शायद कुछ सुधरता, वहाँ यू गिव सेकंड चांस। मगर अगर सामने वाले ने आपको चीट करा है, जानबूझ के करा है, सिचुएशनल नहीं था, इंटेंशनल था, देन नो सेकंड चांस। That has actually answered too many questions. Okay. So as you know that radio एक काफ़ी old medium है, right? But आपने टाइम के साथ साथ आपको खुद को भी काफ़ी अपडेट किया है. You went very relevant to the situations, to the time. So when did you exactly realize कि maybe radio शायद अब इस समय relevant नहीं है? See, I cannot say कि रेडियो इस समय रिलेवेंट नहीं है, बट आई रियलाइज कि रेडियो पर तो मुझे इंदौर के लोग सुनते हैं, मगर सोशल मीडिया पर there's no boundaries. Yes. मुझे सारी दुनिया के लोग सुनते हैं. Yes. Social media gave me a certain kind of freedom, like freedom of working hours, Yes. freedom of working and non-working, Yes. and doing what you like. जब आप किसी और के लिए काम कर रहे होते हैं, भले वो कहीं पर भी आप काम कर रहे होते हो, तो आपके पास स्वतंत्रता इतनी नहीं होती कि हमें क्या कंटेंट प्रेजेंट करना है या मेरी ऑडियंस को मैं क्या देना चाहती हूँ. कुछ हद तक तो मैं कर सकती हूँ, मगर फिर भी उस पर एक गवर्नेंस होता है. Yes. बट जब ये प्लेटफॉर्म मेरा है, ये पेजेस मेरे हैं, तो जो मैं ऑडियंस को देना चाहती हूँ या जिससे मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है वो मैं कर सकती हूँ. तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ डोपामाइन व्हिच आई फेल्ट कि यार मैं मेरे मन का कंटेंट कर पाऊँगी, मेरी तरह से कर पाऊँगी. Yes. और करंट सिनेरियो को देखें तो एवरीथिंग इज़ ऑन सोशल मीडिया, Yes. एवरीवन इज़ ऑन सोशल मीडिया. तो इसीलिए मुझे लगा कि इट्स टाइम टू स्विच. सो आपने जब स्टार्ट किया होगा तो आपकी रेडियो ऑडियंस ने भी आपको सोशल मीडिया पे फॉलो किया? डेफिनेटली, क्योंकि मेरे सीनियर थे मिस्टर हरीश भाटिया, ही हैज़ बीन अ विजनरी, और उन्होंने 2017-18 में हमें कह दिया था कि सोशल मीडिया इज़ द नेक्स्ट थिंग. Yes. ऑल RJs शुड मेक वीडियो एटलीस्ट वंस अ वीक.
तो कुछ लोगों को तो लगा कि क्या बोझ है यार, हमें भी लगा होगा कि यार इतने ही पैसों में ये काम भी करें। मगर मज़ा आने लगा करते करते। और आई स्टिल थैंक हिम, उनकी वजह से मैंने इसे शुरू किया। और क्योंकि मैं मन से करती रही तो आई कुड रीच हियर, और मैं खुद को ये फ्रीडम दे पाई कि अब मैं रेडियो को छोड़ सकती हूँ और मैं सोशल मीडिया कर सकती हूँ। सो ये स्पॉन्टेनिटी थी कि आप जब भी वीडियोस बनाते थे तो आपका एक नीश है, आपका जॉनर है मोटिवेशनल स्टोरी टेलिंग। सो व्हेन डिड यू एग्जैक्टली रियलाइज कि ओके दिस इज वेयर आई बिलोंग टू? एक्चुअली ये भी मेरे बॉस ने ही मुझे कहा था कि यू डू द मॉर्निंग शो तो यू शुड मेक सच काइंड ऑफ कंटेंट। मगर होता है ना कि जैसे ही वो कंपल्शन हटा तो जिसको उसमें मजा नहीं आ रहा था उन्होंने छोड़ दिया। बट आई यूज टू एंजॉय इट। यू नो व्हाट, मैं कहीं कोई स्टोरी, मैं स्टोरीज खुद नहीं लिखती हूँ, मैं कहीं से स्टोरी सुनती या पढ़ती थी, फिर उसे अपने शब्दों में नरेट करती थी। तो मैं स्टोरी बोलने से पहले मेरी कैमरा टीम बैठी हुई है और मैं आंख बंद करती थी फॉर सम टाइम और फिर मैं स्टोरी नरेट करती थी। तो एक फ्लो में मेरे कभी रीटेक्स नहीं होते। तो मेरे जो असिस्टेंट्स हैं वो मुझे कहते थे कि ये किसी दूसरे लोक में जाकर आती हैं और फिर ये शुरू हो जाती है। तो मैं उतना इन्वॉल्व हो जाती थी उस स्टोरी में, मुझे स्टोरी टेलिंग में मजा आता था। और फिर जब पॉजिटिव कमेंट्स मिलते हैं, पॉजिटिव फीडबैक मिलता है कि आप अच्छा स्टोरी टेलिंग करते हो, तो हमें और अच्छा करने का मन करता है। है ना? तो इसीलिए अप्रिसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मुझे बहुत मिला सोशल मीडिया पर स्टोरी टेलिंग करके, और धीरे धीरे वो फिर और बढ़ गया। ओके, तो whenever you started storytelling, तो तब आपको शायद से अभी जैसे व्यूज और कमेंट्स ये सब आने बहुत ज़रूरी हैं, राइट? तो उस समय पे शायद उतने नहीं आते होंगे, तो डिड यू एवर थिंक ऑफ कि यार ये तो हो ही नहीं रहा? कर्म किए जा, फल की इच्छा ना कर। मैं देखती भी थी 100-200 भी तो व्यू नहीं आते, उसमें क्या देखूं क्या आ रहा है। अपने तो हर मंडे सुबह 9:30 बजे एक स्टोरी जाना है तो जाना है, और उतना ही करती थी मैं, वीक में एक। फिर वन फाइन डे आई रियलाइज अच्छा यूट्यूब से पैसे मिलेंगे, अच्छा फेसबुक से पैसे भी मिलेंगे, तो फिर और अच्छा लगने लग गया। बट स्टिल रेडियो में रहते रहते तो मैंने कंटेंट बहुत कम बनाया। हाँ जी। फिर उसके बाद अब मैंने काफ़ी खुद को रेगुलर किया है सोशल मीडिया पर, और अब काफ़ी कंटेंट अब मैं बनाने लग गई। ओके, सो विल देयर बी एनी वन लाइनर या फिर कोई फेमस लाइन हो आपकी which you would like to give us from the radio or maybe social media? I don't know it is from where, but the line which I always say कि अगर कुछ ऐसा पाना चाहते हो जो कभी नहीं मिला है, तो कुछ ऐसा करो जो कभी नहीं किया है। Okay, oh my god, that's such a deep meaning to it. All right. So मैम, मेनली आजकल ना कंफर्ट जोन सभी का काफ़ी क्रिएटेड है ऑलरेडी। कंफर्ट जोन तो एक नया वर्ड भी है जो कि काफ़ी बूम पे है आजकल। सो ये काफ़ी क्रिएटेड है। डू यू थिंक इम्पोर्टेंट होता है कंफर्ट जोन से निकलना? हाँ, कई लोग तो पहले ये पूछते हैं कि कंफर्ट जोन होता है कि नहीं होता है। कंफर्ट जोन बिल्कुल होता है, और मुझे लगता है कि यू कैन ओनली ग्रो वंस यू लीव योर कंफर्ट जोन। इट अगेन रिमाइंड्स मी ऑफ अ स्टोरी। यस। एक राजा को किसी ने 2 बाज गिफ्ट करे, जो बहुत ऊंची उड़ान भरते, बच्चे थे बाज के। तो उन्होंने कहा बड़ी अच्छी नस्ल के हैं और ये बड़ी ऊंची उड़ान भरेंगे, आप इनको रखिए। उसने जो उनके यहाँ पर सारे जानवरों वगैरह को संभालता था उसको दे दिया। कुछ दिन बाद राजा ने सोचा जाके मैं अपने बाजों को देख कर आऊँ। तो उन्होंने देखा कि यार एक बाज जो है वो तो बड़ी ऊंची ऊंची उड़ान भर रहा है, और जो दूसरा है वो थोड़ा ऊपर उड़ता और फिर आके डाल पर बैठ जाता। बोले क्या इसको ढंग से खाना वाना नहीं खिलाया, इसकी ट्रेनिंग नहीं हुई, क्या हुआ? बोले जो भी किया दोनों के लिए एक जैसे करा, मगर ये पता नहीं क्यों नहीं उड़ रहा है। अब उन्होंने ऐलान करवा दिया कि जो भी इस बाज को ऊंचा उड़ा देगा उसको ये दूंगा वो दूंगा। कई सारे एक्सपर्ट्स आए और उन्होंने कोशिश की कि ये भी ऊंचा उड़ जाए, वो उड़े ही ना। फिर एक ना लकड़हारा आया, बोला मैं भी कोशिश करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा सबने कर ली, तू भी कर ले भाई, क्या कर लेगा देखते हैं। वो आया और उसने पता क्या करा, वो डाल काट दी जिस पर वो बैठता था। अच्छा। वो डाल काट दी उसने। उसके बाद जब वो उड़ा तो उसने ऊंची उड़ान भर ली। कई बार हमको दिखता रहता है कि हम यहाँ जाकर बैठ जाएं, ये हमारी जगह है, ये हमारी स्पेस है, इससे हमें गलत फहमी हो जाती है और फिर हम उस जगह को छोड़ना नहीं चाहते। तो अगर आपकी लाइफ से कोई ऐसी जगह छीन ली गई है जो से आप अपना कंफर्ट जोन मानते थे, तो आपको थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि वो जगह अगर हटी है तो आप ऊंची उड़ान भर पाएंगे। यस। ओके। सो मैम, मेनली आजकल जो रिलेशनशिप्स होते हैं तो उसमें ऑब्वियसली सभी को सर्वाइवल किट चाहिए। नॉट ओनली इन रिलेशनशिप्स, वो तो हर ही चीज़ में आपको सर्वाइवल किट चाहिए।
सो आजकल ऐसा होता है कि इफ़ मैं एफर्ट्स कर रही हूँ तो आई वुड ऑल्सो वॉन्ट कि सामने वाला भी एफर्ट्स करे, राइट? बट हो सकता है कि उससे एफर्ट सामने वाला ना कर रहा हो तो मैं भी करना वो बंद कर दूंगी, राइट? फिर सब खत्म हो जाएगा। सो डू यू थिंक ये प्रैक्टिस सही है करना? नहीं यार, रिलेशनशिप में आप नाप तोल के तो एफर्ट नहीं कर सकते कि भाई तुमने 2 किलो एफर्ट करे तो मैं भी 2 ही किलो एफर्ट करूंगी। ऐसा नहीं हो सकता। हर रिलेशनशिप में, जैसे हमने पहले ही बात की, कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है। दोनों के इंटेंशंस की प्योरिटी होना ज़रूरी है बराबर, लेकिन एफर्ट्स बराबर हो ये ज़रूरी नहीं है। देयर इज अ शॉर्ट स्टोरी ऑन दिस वेयर एक बुजुर्ग इंसान अपने डेंटल चेकअप के लिए क्लिनिक में जाता है। बड़ी लंबी लाइन थी, सबसे रिक्वेस्ट कर, मैं पहले दिखा लूँ, मैं पहले चला जाऊँ, मैं पहले चला जाऊँ। तो किसी ने पूछा, दादाजी आपको इतनी जल्दी किस बात की, आपको जल्दी क्यों जाना है? तो बोलते, अरे वो मेरी वाइफ है ना, वो हॉस्पिटल में एडमिट है और मुझे उसके साथ शाम की चाय पीनी है। तो बोले, अच्छा क्या हो गया आपकी वाइफ को? तो बोले, उसको ना अल्जाइमर हो गया है। तो एक बंदे ने कहा, अल्जाइमर तो वही बीमारी होती है ना जिसमें व्यक्ति को कुछ याद नहीं रहता? बोलते हैं, हाँ वही बीमारी हुई। तो दूसरा बंदा कहता है कि यार क्या फ़र्क पड़ता है आप उनके साथ चाय पीने जाओ या नहीं जाओ, उनको तो याद ही नहीं है। उन्हें तो ये भी याद नहीं होगा कि आप उनके हस्बैंड हैं, फिर आप क्यों इतने परेशान हो रहे हो? तो इस बंदे ने जो जवाब दिया वो सुनो। इसने कहा कि उसे याद नहीं है तो क्या हुआ, मुझे तो याद है ना। मुझे तो याद है ना कि मेरी पत्नी और मुझे शाम की चाय उसके साथ पीना है। एंड इस एक तरफा एफर्ट में भी ही इज हैप्पी, है ना? तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ अ रिलेशनशिप। जो कहते हैं ना सेल्फलेस रिलेशनशिप होते हैं, और ऐसे ही रिलेशनशिप सर्वाइव करते हैं वेयर यू डोंट काउंट कि सामने वाले ने क्या किया, यू जस्ट ट्राई कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। जैसे इसी में अगर जैसे सामने वाला का उतना रेसिप्रोकेशन है ही नहीं इन द रिलेशन, देन डू यू थिंक दैट कंसिस्टेंट? एज आई सेड, इंटेंशंस आर इम्पोर्टेंट, है ना? लोग दुखी रहते हैं, मेरे हस्बैंड मेरे बॉयफ्रेंड को सरप्राइज देना ही नहीं आता। नहीं आता होगा, कोई बात नहीं, मेरे पति को भी नहीं आता। मैं बता देती हूँ कि मुझे ये दे देना सरप्राइज में, आई विल बी हैप्पी। सामने वाले की नीयत है, इंटेंशन है टू मेक यू हैप्पी, टू कीप यू हैप्पी, टू डू एवरीथिंग फॉर यू, मगर उसका तरीका अलग हो सकता है यार। जैसा तुमने एक्सपेक्ट किया वैसा नहीं हो सकता, तो डू नॉट फाइट फॉर दैट। कहते हैं ना कि सामने वाला जैसा उसको वैसा एक्सेप्ट करो, देन ओनली you love him. Exactly. All right. So that brings us to the very interesting part of the podcast. It is going to be a rapid fire. I'll just tell you the ground rules. So I'll be just asking you questions and you need to answer them in more than 10 seconds. Less than 10 seconds. Yeah, less than 10 seconds. My bad. तो आपके पास सोचने का ज़्यादा समय हम देंगे नहीं. ठीक है ना? मैं कम ही सोचती हूँ बोलने के पहले। Okay. So love or self-respect? Self-respect. Consistency or talent? Anytime consistency. Silence or expression? Expression. Radio or social media? Tough to compare, but for current time, social media. Stage fear, myth है या mindset? Mindset. Second chance or closure? Depends on situation. Heart or logic? Heart. Pain or purpose? Purpose. Validation or inner peace? Inner peace. One word for today's youth. They are full of energy. Okay. So closing this with the very, very interesting stories, very interesting answers. I genuinely got to learn a lot of things for the relationships, my life, and too many things. क्योंकि यहीं पे बैठे बैठे मैंने कई सारी चीज़ें relate कर ली हैं already. That's so nice. And I genuinely am very, very lucky to have you in the podcast. Thank you for having me. And मुझे लगता है कि अगर आपने relate कर लिया और आपकी लाइफ में कुछ भी बेटर होता है तो मेरा भी यहाँ आना सार्थक रहा। जी बिल्कुल। ये कन्वर्सेशन सिर्फ रेडियो स्टोरीज या रिलेशनशिप्स के बारे में नहीं थी, ये बात थी अपनी आवाज़ को एक्सेप्ट करने की, गिरकर फिर से उठने की और हर फेज़ में रेलेवेंट रहने की। विनी की जर्नी ये याद दिलाती है कि अगर एक भी इंसान सुन रहा हो तो बोलना वर्थ इट होता है
और आप सब जो सुन रहे हैं, अगर आज आपको लगता है कि आपकी आवाज़ छोटी है या कोई सुन नहीं रहा, तो याद रखिए कि एक आवाज़ की कहानी बदल सकती है। इसी के साथ दिस इज़ वंशिका शर्मा साइनिंग ऑफ। विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।